हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की साइंस। हिंदी साइंस हमारा कहाँ तक हुआ था? मलमूत, गोबर आदि भी ऊर्जा के स्रोत हैं, यहाँ तक हमारा हो गया था। अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे। क्या है हमारी नेक्स्ट हेडिंग? सीमित ऊर्जा के स्रोत एवं असीमित ऊर्जा के स्रोत। तो सीमित ऊर्जा के स्रोत एवं असीमित ऊर्जा के स्रोत क्या हैं देखेंगे। पत्थर का कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि इनके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगते हैं। ये पुनः न प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत अर्थात ये ऊर्जा के सीमित स्रोत यानी कि अनवीकरणीय स्रोत हैं। पेड़ पौधे के पृथ्वी के अंदर गहराई में दब जाने के फलस्वरूप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लाखों करोड़ों वर्षों पश्चात कोयले का यानी कि क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो क्या हो जाते हैं, नीचे दब जाते हैं। फिर ये जो पेड़ पौधे दब जाते हैं वो लाखों करोड़ों ईयर्स बाद क्या बनते हैं, फिर उस दबे हुए पेड़ पौधे क्या बन जाते हैं, हमारा कोयला बन जाता है। तो कोयला का निर्माण कैसे होता है? पेड़ पौधों की पृथ्वी के अंदर गहराई में दब जाने के फलस्वरूप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लाखों करोड़ों वर्षों पश्चात कोयले का निर्माण होता है। कोयला कुछ पथरीले पदार्थ एवं कार्बन के जटिल यौगिकों से बना होता है। इसी प्रकार जीव जंतुओं के अवशेषों के भूमि अथवा जल के नीचे दब जाने पर लाखों वर्षों में पेट्रोलियम बनता है। ऐसे ही क्या कह रहे हैं, जो जीव जंतु वगैरह होते हैं और जो पथरीले पदार्थ होते हैं, जब वो ज़मीन के अंदर गड़ जाते हैं तो उनसे हमें पेट्रोलियम बनता है। पेट्रोलियम के अधिकांश भंडार थल तथा समुद्र की तली से कई हजार मीटर की गहराई पर पाए जाते। ऐसी जो पेट्रोल होते हैं वो भी समुद्र जो होते हैं, थल होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा गहराई में पाए जाते हैं। इन भंडारों से पेट्रोलियम निकालने के लिए कुएं बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम सैकड़ों हजार हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, यानी कि जो पेट्रोल होता है उसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन, हमने हाइड्रोकार्बन में बहुत सारे पढ़े, एसिटिलीन, इथेनॉल, मिथनॉल, इन सब से मिलकर क्या होता है, इन सब का मिश्रण जो होता है वो पेट्रोलियम कहलाता है। आशावन विधि द्वारा पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि प्राप्त करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि पेट्रोलियम हमें किस रूप में मिलता है? कच्चे तेल के रूप में मिलता है। इससे हम बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से? जैसे मिट्टी का तेल, ठीक है, पेट्रोल, डीजल आदि प्राप्त करते हैं। कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पादों को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं? इन्हें हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। हम इन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। वर्तमान में मानव की लगभग 80% ईंधन की पूर्ति जीवाश्म ईंधन करते हैं। जनसंख्या बढ़ने के परिणाम स्वरूप कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। ईंधन के इन स्रोतों के समाप्त हो जाने पर इन्हें पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। इनके लगातार प्रयोग से ऊर्जा संकट की एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अर्थात ये ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं। वायु, जल, बायोगैस एवं सूर्य पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। वायु ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की में एवं ऊर्जा का उपयोग जल विद्युत संयंत्र में करने विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। बायोगैस का उपयोग भोजन पकाने एवं प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। ये ऊर्जा की असीमित स्रोत नवीकरणीय स्रोत हैं। क्या हमारे जीवन के लिए ऊर्जा आवश्यक है? तो हम देखेंगे कि जो हमारा जीवन है उसके लिए ऊर्जा आवश्यक है कि नहीं है। तो देखेंगे ऊर्जा, आप जानते हो कि बिना ऊर्जा के तो हम वर्क कर ही नहीं सकते, यानी काम नहीं कर सकते हैं। तो देखेंगे कि जो ऊर्जा है वो हमारे लिए आवश्यक है। शरीर के अंदर विभिन्न अंगों की क्रियाएं ऊर्जा के कारण ही होती हैं। क्या कह रहे हैं? शरीर के अंदर जो होती हैं बहुत सारी ऐसी क्रियाएं जो ऊर्जा के कारण होती हैं। श्वसन क्रिया,
पाचन क्रिया, मलमूत्र निष्कास आदि क्रियाओं में किसी न किसी रूप से ऊर्जा का क्या प्रयोग होता है। क्या कह रहे हैं कि हम जितने भी काम करते हैं सभी में ऊर्जा का ही उपयोग होता है। शरीर में गतिमान रुधिर ताप को नियंत्रित करता है तथा मांसपेशियों को गति प्रदान करता है। रुधिर को इस कार्य के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। भोजन पकाने तथा प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए लकड़ी, कोयला तथा पेट्रोलियम उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। ये सभी ऊर्जा के क्या हैं? स्रोत हैं। जीवन के अस्तित्व के लिए भोजन, कपड़ा, मकान, यातायात, यानी कि आपको पता है कि जीवन के लिए क्या क्या है? भोजन भी जरूरी है, कपड़ा जरूरी है, मकान भी जरूरी है, यातायात भी जरूरी है, शिक्षा एवं मनोरंजन साधन अति आवश्यक हैं। हमारी भोजन की आपूर्ति कुछ जंतुओं के अतिरिक्त कृषि उत्पादों से होती है। जंतुओं एवं कृषि उत्पादों के लिए वायु, जल तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाले विभिन्न साधनों, उपकरणों का निर्माण, कपड़ों का निर्माण, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कारखानों के लिए किया जा रहा है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बनाने के लिए फैक्ट्रियों को तैयार किया जा रहा है ताकि हमें आसानी से सभी चीज़ों जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मिल सके। सभी प्रकार के जो औद्योगिक कारखाने होते हैं, जो मशीन चलाने के लिए क्या क्या जरूरत? विद्युत ऊष्मीय, यानी कि इसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सी? ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि बिजली की आवश्यकता होती है, तभी तो हमारा कारखाना चलेगा। अगर बिजली नहीं होगी तो क्या हमारा जो मशीनें हैं बिना बिजली के चल सकती हैं? तो नहीं। अब हम देखेंगे कि जीवन के अस्तित्व के लिए ऊर्जा आवश्यक है, यानी कि जीवन के अस्तित्व, जो जीवन है हमारा, उसके लिए भी ऊर्जा का होना आवश्यक है। तो ऊर्जा की मांग भी क्या है? ऊर्जा की मांग में वृद्धि क्यों है? देखेंगे कि वृद्धि क्यों है। जनसंख्या में तेजी, आप जानते हो कि जो जनसंख्या है वो भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। जीवन को सुविधाजनक बनाने वाले यातायात, मनोरंजन, उद्योग एवं अन्य साधनों में भी निरंतर वृद्धि हो रही है, क्योंकि जैसे जितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे ही हर चीज़ की भी वृद्धि बढ़ती जा रही है। इसलिए ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा होने लगी है। ठीक है, बिजली भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। खाद्य पदार्थों जैसे डबल रोटी, बिस्कुट, ठंडे पेय एवं आइसक्रीम आदि का उत्पादन व्यावसायिक हो गया है। इनको बनाने, डिब्बा बंद करने, संग्रह एवं वितरण करने में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो क्या कह रहे हैं? जो ये सभी चीज़ें होती हैं खाने पीने की, इनको भी बनाने के लिए भी हम जब काम करते हैं तो काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमारे जीवन के लिए ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या कह रहे हैं? दैनिक जीवन की क्रियाकलापों एवं आवश्यकताओं में भी निरंतर वृद्धि होने के कारण प्रत्येक परिवार में संसाधनों की वृद्धि हो रही है। तो संसाधनों के प्रयोग में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब क्या कह रहे हैं? जनसंख्या और दैनिक क्रियाकलापों में वृद्धि के फलस्वरूप ऊर्जा की मांग निरंतर क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। यानी कि हमारे जो दैनिक जीवन है इसमें ऊर्जा की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ती जा रही है। अब क्या कहें? वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास एवं उपयोग, यानी कि ऊर्जा स्रोत का विकास और उनके उपयोग क्या है, कैसे इनका विकास हुआ है और इनके उपयोग क्या क्या है, क्या किन किन में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। आपको पता है कि जो पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम होता है, उससे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इनके भंडार सीमित हैं। ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलता है, इसलिए इसका जो भंडार है वो क्या है? सीमित होता है। ठीक है, हमारे देश में ज्ञात कोयले के भंडारों के लगभग 250 वर्षों के पश्चात समाप्त होने की संभावना है। यानी कि क्या कह रहे हैं कि 250 साल बाद क्या हो जाएंगे? ये
जो पेट्रोलियम के भंडार वगैरह ये सब बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जाएगी, उतना पेट्रोल तैयार नहीं हो पाता है। पुनः प्राप्त हो सकने वाले ऊर्जा स्रोतों को अत्यधिक उपयोग से ऊर्जा संकट को हल किया जा सकता है। अतः पुनः प्राप्त हो सकने वाले वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का विकास अपरिहार्य है। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या हैं देखेंगे। सौर ऊर्जा, गतिमान वायु, जल, समुद्री ज्वार भाटा, जैव मात्रा, बायोमास वैकल्पिक ऊर्जा के कुछ स्रोत हैं। इन पर आधारित कुछ व्यक्तियों द्वारा वर्तमान में ऊर्जा प्राप्त की जा रही है, परंतु अभी भी इस क्षेत्र में विकास की संभावना अनंत है। वैकल्पिक ऊर्जा प्राप्त करने की भी निम्नलिखित युक्तियाँ हैं, यानी कि ये जो ऊर्जा प्राप्त होती है इनकी भी बहुत सारी युक्तियाँ, कैसे इन ऊर्जा को हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो सोलर कुकर, पहले क्या दिया हमें हेडिंग, सोलर कुकर। सोलर कुकर में क्या होता है देखेंगे। सोलर कुकर द्वारा सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में क्या करते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, इसे भोजन पकाने में प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य की प्रकाश किरणें कुकर के कांच के ढक्कन तथा परावर्तक पर पड़ती है। कांच के ढक्कन पर तथा परावर्तक के से परिवर्तित होकर आने वाली प्रकाश किरणें बॉक्स में रखे बर्तन C1 C2 तथा उसकी भीतरी दीवारों पर पड़ती है। बर्तन की बाहरी सतह पर तथा बॉक्स की दीवारें व तली सभी काले रंग की होती हैं, जिससे सूर्य की किरणों की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। परिणाम स्वरूप बॉक्स के अंदर का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 2-3 घंटों में इसके अंदर रखा खाना पक जाता है। सोलर कुकर की सहायता से चपाती बनाने और फ्राई करने के अतिरिक्त सभी प्रकार के भोजन भी क्या कर सकते हैं, पकाए जा सकते हैं। बस हम इसमें रोटी को नहीं बना सकते, लेकिन जो दाल वगैरह होती है, चावल वगैरह होती है, इन सबको क्या कर सकते हैं, हम आसानी से बना सकते हैं। दूसरा क्या दिया हमें हेडिंग दी है, सौर सेल। क्या दी है, सौर सेल यानी कि सोलर सेल। सोलर, इससे क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि सौर ऊर्जा की प्लेट लगा लो, सौर प्लेट लगा लो, तो उससे बैटरियों को चार्ज कर लेते हैं और उससे लाइट भी जला सकते हैं। तो सौर सेल क्या होता है, यह युक्ति है जिससे क्या कर सकते हैं, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। यानी सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल लेते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और सौर सेल बनाने में सिलिकॉन प्रयोग होता है, यानी कि क्या होता है, इसमें सिलिकॉन की प्लेट लगी होती है। ठीक है। एक सोलर सेल लगभग 0.5 वोल्ट का विभवांतर तथा 0.6 एम्पियर की विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में अगर हमें सोलर ऊर्जा चाहिए तो और ज़्यादा हम इसके प्लांट्स को लगाते हैं, जिसे सोलर पैनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलर पैनल भी हम इसको बोलते हैं। चित्र अनुसार सोलर पैनल द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को हम किस में बदल रहे हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो है भी सोलर प्लेट है, बैटरी है और ये विद्युत मोटर है, यानी कि इससे हम मोटर भी चला रहे हैं और बैटरी को भी क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हम उसको परिवर्तित किया जाता है। प्रायः सौर पैनल द्वारा उत्पादित विद्युत का उपयोग बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है। बैटरी से आवश्यकता अनुसार विद्युत का उपयोग बल्ब जलाने एवं रेडियो, टीवी तथा जल पंप आदि चलाने में किया जाता है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जहां विद्युत उपलब्ध नहीं है, सोलर पैनल का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। सौर सेल, सौर जल ऊष्मा। तो एक कांच के बॉक्स के अंदर तांबे की एक ट्यूब चित्र अनुसार यानी कि लगा दी जाती है। इसकी बाहरी सतह को काला, यानी कि जो ऊपर की सतह होती है वो क्या होती है, काला कर दिया जाता है, जिससे ऊष्मा का अधिक से अधिक अवशोषण हो सके। सूर्य का प्रकाश इसी ट्यूब पर पड़ता है। इस ट्यूब के एक सिरे से ठंडा जल प्रवेश करता है तथा दूसरे सिरे से गर्म जल निकलता है। इसका उपयोग अस्पतालों व होटलों में किया जाता है। अन्य डिजाइन के सौर ऊष्मक भी विकसित किए गए हैं।
ऐसे ही एक सौर ऊष्मक द्वारा अनाजों, फलों एवं सब्जियों को भी सुखाया जाता है। पवन ऊर्जा क्या है? अब हम देखेंगे इसमें पवन ऊर्जा क्या होती है। तो पवन ऊर्जा वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को किस में बदला जाता है? पवन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जो हवा से होने वाली उत्पन्न गतिज ऊर्जा जो होती है उसको हम बोलते हैं पवन ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग भी पवन चक्की के ब्लेंडों, पंखुड़ियों को घुमाने में किया जाता है। पवन चक्की के द्वारा चित्र अनुसार जल पंप और आटा चक्की चलाई जाती है। कुछ और भी जाने देखेंगे क्या है। अपने देश के तमिलनाडु एवं गुजरात प्रदेशों में पवन ऊर्जा पर आधारित विंड मिल फार्म द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश भाखड़ा, नौगल एवं टिहरी उत्तराखंड से जल द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। आजकल क्या करें, आजकल कुछ क्षेत्रों में अनेक पवन चक्कियां के समूहों द्वारा पवन मिल फार्म बनाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। क्या जल ऊर्जा का स्रोत है? क्या कह रहे हैं, जल जो है वो भी ऊर्जा का स्रोत है। देखेंगे कि जल भी ऊर्जा का स्रोत है कि नहीं है। तो बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा भी होती है। इससे गतिज ऊर्जा का जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में भी बदला जा सकता है। इस प्रकार बहता हुआ जल ऊर्जा का भी स्रोत है। यानी कि जो बहता हुआ जल होता है वो ऊर्जा का स्रोत है। नदी पर बांध बनाकर अत्यधिक मात्रा में पानी को एकत्रित किया जाता है। अधिक ऊंचाई से इसे टरबाइन की पंखुड़ी पर गिराया जाता है। यानी कि ऊपर सिरे से इसमें टरबाइन की पंखुड़ी में पानी को गिराया जाता है, जिससे वो पंखुड़ियाँ क्या होने लगती हैं, तेज़ी से घूमने लगती हैं। टरबाइन के घूमने से उससे जुड़े जनित्र से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। विद्युत संचार तथा तारों की सहायता से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को गांवों, शहरों एवं कस्बों में भेजा जाता है। पहाड़ी स्थानों पर जहां जल प्रवाह अनवरत रूप से प्राप्त होता है, जल संयंत्र स्थापित करना अधिक उपयोगी होता है। अब क्या दिया है, ज्वार भाटा ऊर्जा के स्रोत हैं। यानी कि क्या जो ज्वार भाटा हैं वो ऊर्जा के स्रोत हैं। तो समुद्र पर सामान्य तरंगों, लहरों के अतिरिक्त विशाल समुद्रिक तरंगें भी आकार टकराती हैं, जो करोड़ों लीटर जल को गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार की तरंगें प्रायः दिन में 2 बार बनती तथा विलुप्त होती हैं। इन तरंगों को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा के समय तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा भी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। इसका उपयोग करके ऊर्जा संकट को कम किया जा सकता है। क्या जैविक पदार्थ ऊर्जा के स्रोत हैं? देखेंगे जो जैविक पदार्थ हैं वो भी ऊर्जा के स्रोत हैं। तो जीव जंतुओं के मलमूत्र, गोबर, कचरा, कृषि उत्पादों के अपशिष्ट आदि को जैव मात्रा कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जो सभी जीव जंतु के मलमूत्र होते हैं, जो गोबर होता है, कचरा होता है, ये सब क्या है, हमारे जैव मात्रा कहते हैं। ठीक है, इनका विशेष प्रकार के संयंत्र में विघटन कर ऊर्जा की एक स्रोत बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। गोबर में संचित रासायनिक ऊर्जा को बायोगैस में बदलने का कार्य गोबर गैस प्लांट में किया जाता है। इसमें चित्र अनुसार मिक्सिंग टैंक में गोबर को जल में मिलाकर पाचक टैंक में डाला जाता है। इससे मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण युक्त गैस उत्पन्न होती है। यानी इसमें से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण युक्त होता है, दोनों का मिक्स गैस मिलती है। ठीक है, इस गैस को गोबर गैस या बायोगैस भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S तथा हाइड्रोजन यानी कि H2 गैस भी अल्प मात्रा में बनती है। गैस प्लांट के शेष अवशेष पदार्थ कंपोस्ट खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, नाभिकीय ऊर्जा का कैसा स्रोत है। जो नाभिकीय ऊर्जा है वो ऊर्जा का कैसा स्रोत है, तो
आपने यह पढ़ा है कि किसी परमाणु का द्रव्यमान उसके सघन नाभिक में होता है। इसी से परमाणु की अधिकांश ऊर्जा भी होती है। जब किसी भारी परमाणु यूरेनियम का नाभिक हल्के बेरियम तथा क्रिप्टन नाभिकों में टूटता है तो वो अधिकांश परिमाण में ऊर्जा युक्त मुक्त होती है। इस प्रक्रम को क्या कह रहे हैं? इस प्रक्रम को विखंडन कहते हैं। नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा भी कहते हैं। यदि नाभिक के विखंडन की क्रिया को नियंत्रित न किया जाए तो यह क्रिया तेजी के साथ होती है। इसे विखंडन की अनियंत्रित अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रम में अल्प समय में विशाल मात्रा में ही ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे परमाणु बम जैसा विस्फोट हो सकता है। उपयोगी रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए नाभिकीय विखंडन की ई अभिक्रिया को निषेध करना आवश्यक है। आपने नाभिकीय भट्टी का नाम तो सुना ही होगा, अवश्य सुना होगा, ठीक है। तो नाभिकीय भट्टी में क्या होता है? भट्टी में नियंत्रित दर पर परमाणु ऊर्जा, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए नाभिकीय पावर प्लांट में किया जाता है। परमाणु भट्टी में नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊष्मा से जल गर्म करके भाप बनाई जाती है। उच्च दाब की भाप से टरबाइन चलाई जाती है जो विद्युत जनित्र से जुड़ी होती है। जनित्र विद्युत उत्पादित का नाभिकीय ऊर्जा को अनंत विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। परमाणु भट्टी में परमाणु क्या कह रहे हैं? विखंडन, नाभिकीय विखंडन की क्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय भट्टी में उत्पन्न नाभिकीय ऊर्जा बहुत अधिक समय तक होने वाला ऊर्जा का स्रोत है। वर्तमान में भी क्या कह रहे हैं? अपने देश में कलपक्कम यानी कि तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश नाभिकीय ऊर्जा घर स्थापित हैं। ऊर्जा की बढ़ती मांग, अब क्या दिया है? ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने वाले सहायक घटक क्या हैं? तो ये आप पढ़ सकते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि में और दैनिक जीवन में की विभिन्न आवश्यकताओं एवं अनेक बढ़ते हुए क्रियाकलापों में ऊर्जा की मांग दिनों दिन क्या होती जा रही? बढ़ती जा रही है। वर्तमान में कुल ऊर्जा आपूर्ति का बहुत बड़ा भाग, लगभग 80% भाग पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर है। ऊर्जा के 18% भाग की आपूर्ति लकड़ी, कोयला तथा बायोगैस द्वारा होती है। शेष ऊर्जा की आपूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, वायु, जल, सूर्य आदि के द्वारा होती है। ऊर्जा संकट की भयावह स्थिति के संदर्भ में ऊर्जा का संरक्षण आवश्यक है तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास पर पर्याप्त बल की आवश्यकता भी है। इसके लिए अधोलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पहला क्या है? ऊर्जा अपव्यय की रोकथाम और ऊर्जा बचत की उचित आदतों का ज्ञान ऊर्जा बचत में सहायक हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण के दृष्टिकोण से परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग यदा कदा ही करना उपयुक्त होगा। घर की विद्युत, अब क्या करें? ऐसे बहुत सारे हैं कि आसपास में स्थानों के जाने वाले पेट्रोल डीजल वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि थोड़ी दूरी पर जाएँ तो वाहनों का, ऐसे ही पूरे क्या दिया हमें कि बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जो बढ़ते गए हैं, मशीनों का यूज होता है, ज़्यादा मशीनें का यूज होता है, इसलिए ये क्या होता है? विद्युत का क्या होती है? विद्युत की खपत क्या होती जा रही है? बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये आप खुद से पढ़ सकते हो सारी, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज क्या दी है, ठीक है। तो पहला क्या कह रहे हैं? पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ज्वार भाटा की ऊर्जा। दूसरा, पुनः प्राप्त न होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयले की ऊर्जा। ग क्या है? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है सौर सेल द्वारा। रिक्त स्थान की पूर्ति। परिवहन हेतु ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पेट्रोलियम। मुख्यतः जीवाश्म ईंधन
एक और है पेट्रोल कोयला। सभी प्राणी अपना भोजन से प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधे से। बायोगैस मुख्यतः डैश और डैश मिश्रण है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। जल विद्युत संयंत्र का मुख्य स्रोत है पवन ऊर्जा, ठीक है। का सभी प्रकार की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, सही। वायु की उपस्थिति में बायोमास के अपघटन से बायोगैस उत्पन्न होती है, गलत। मिट्टी का तेल और डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं, सही। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती है, गलत। बांध द्वारा बनाए गए जलाशय के जल में गतिज ऊर्जा होती है, सही। विद्युत ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, इससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, सही। फिर से देखेंगे एक बार सही गलत कि सभी प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, सही है। दूसरा क्या है? वायु की उपस्थिति में बायोगैस अपघटन के बायोगैस उत्पन्न होते हैं, गलत है। मिट्टी का तेल डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। सौर ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती है, गलत है। बांध द्वारा बनाए गए जलाशय के जल में गतिज ऊर्जा होती है, सही। विद्युत ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, इससे प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, सही है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा मुक्त ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ये भी क्या है हमारा? सही है। अब हमें क्या दिया है? मिलान कीजिए। तो पेट्रोल क्या है? पेट्रोल का हम किस में इस्तेमाल करते हैं? स्कूटर में। कोयले का तापीय विद्युत घरों में। जलाशय पर बांध यानी कि जल विद्युत संयंत्र। डीजल का बस में। और वायु का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? पवन चक्की में। लास्ट हमें दी गए ऑड वन, देखेंगे ऑड वन क्या है। डीजल, पेट्रोल, सूर्य, मिट्टी का तेल, तो इसमें हमारा क्या डिफरेंट है? सूर्य, ठीक है। अब वायु, जल, बायोगैस, कोयला में कौन सा डिफरेंट है हमारा? कोयला। सोलर कुकर, सौर सेल, प्रकाश। और जल ऊष्मक में क्या है हमारा डिफरेंट? प्रकाश। ईंधन, अनाज, फल, सब्जियां, इसमें क्या हमारा डिफरेंट है? ईंधन। तो ये थी हमारा लेसन और हमारी एक्सरसाइज।